क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में आज तो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट मैच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज और नेल बैटिंग गेम्स एट द एंड जाकर कहीं वो साबित ज़रूर हुए। और दोनों में से आज जो एनालिसिस हम लेकर आए आपके सामने वो है कनाडा वर्सेस जर्सी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, फिर सेकंड थॉट भी एक वक्त माइंड में नहीं आया कि हमें दोनों में से कौन सा करना चाहिए। डेफिनेटली जर्सी और कनाडा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है और खास करके जर्सी के लिए और इंपॉर्टेंट कि वो पहली बार अपना ओडीआई इंटरनेशनल गेम यहाँ पर खेल रहे थे, तो किसी भी सूरत में हम भी उस चीज के गवाह बनने से बिल्कुल खुद को दूर नहीं रख सकते थे और डेफिनेटली डेली क्रिकेट भी इस एनालिसिस को करना चाहता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए दोनों टीमें नहीं है और पहली बार हम दोनों टीम्स के मैच के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है। तो इस मैच की अगर हम बात करें बहुत ही जबरदस्त रोलर कोस्टर ये रहा है, शुरू से ही रहा है। चाहे हम शुरू की बात करें जब कनाडा पहले बैटिंग करने के लिए आया वहीं से रोलर कोस्टर राइड जिसका शुरू हुआ है। कभी ये स्विंग हुआ जर्सी के फेवर में, कभी ये गया कनाडा के फेवर में, कभी वापस से जर्सी के फेवर में गया, फिर एक लंबी चौड़ी छलांग कनाडा के फेवर में वापस से मारी और फिर जब जर्सी बैटिंग करने के लिए तब तो बात कुछ और ही हो गई। बहुत ज्यादा इधर उधर स्विंग होते हुए फाइनली एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां पर किसी के लिए हार्ट ब्रेक जरूर रहा लेकिन किसी के लिए एक मेमोरेबल डे यहाँ पर जरूर बन गया। सबसे पहले इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें तो कनाडा ने यहाँ पर पहले बैटिंग की है और बैटिंग करते हुए उनका फेस बाय फेस जरूर बताइए और सारी स्टैट्स वगैरह डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं कनाडा वर्सेस जर्सी का एनालिसिस। बिल्कुल, और पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की कनाडा की तो यहाँ पर 56 रन बनाए कनाडा ने 1 से 10 ओवर के बीच और 4 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। वहीं पर सेकंड फेस में यानी कि पावर प्ले 2 की अगर हम बात करें 11 से 40 ओवर में तो टीम ने 128 रन जोड़े और 1 विकेट का नुकसान सिर्फ यहाँ पर टीम को हुआ। बात जरूर करेंगे आगे। और इसके बाद पावर प्ले 3 में यहाँ पर टीम ने 54 रन जोड़े और 3 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ और टीम देखते ही देखते 50 ओवरों में 238 पे 8 तक पहुंची जो कि शुरू में काफी ज्यादा लड़खड़ा गई थी। वहीं पर टीम ने 161 डॉट बॉल्स खेली और 26 माफ कीजिएगा 26 बाउंड्रीज क्लियर की है। बिल्कुल 161 डॉट बॉल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ रही है, बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रही है कि कनाडा ने 50 ओवर पूरे बैटिंग की है और वो कनाडा को जब रिजल्ट निकल कर आया मैच का तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने कितना बड़ा एक फैक्टर आप कह सकते हैं जो टिक है वो लगाया जब उन्होंने 50 ओवर पूरे बैटिंग की। आज एक और बार हमने ये देखा कि 50 ओवर गेम में पहले बैटिंग करते हुए आप अगर 50 ओवर पूरे खेलने में कामयाब रहते हैं तो आपके लिए कुछ बेहतर स्कोर भी एट द एंड पहुंच जाता है। कनाडा ने एग्जैक्टली वो आज करके दिखाया, उन्होंने 50 ओवर बैटिंग की और एक अच्छा स्कोर 225 प्लस का स्कोर भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लगा दिया। अब यह बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें, ओपनर ज्यादा यहां पर चले नहीं, दोनों यहां पर बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद यहां पर कंट्रीब्यूशन काफी बेहतर रहा है। डेफिनेटली वन डाउन के प्लेयर अगर बात करें मैथ्यू की तो उनके वजह से भी रन नहीं निकले, सिर्फ 6 रन वो यहां पर लगाने में कामयाब रहे। उसके बाद की जो इनिंग रही है यार बिल्कुल सेकंड डाउन काफी बेहतर किया, 63 रन बनाया। जी हाँ, विजय रत्न ने 63 रन किए। उसके बाद थर्ड डाउन की बात करें सिर्फ और सिर्फ 13 रन पर वो आउट हो गए। निकोलस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद हर्ष की बात करें, उन्होंने यानी फोर्थ डाउन 27 रन का योगदान दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग निकल कर आई कनाडा के लिए डेफिनेटली विजय रत्न के बाद, क्योंकि आपको फेस भी देखना है कि आपने कौन से फेस में कितने रन किए हैं। अब मैं आपको पार्टनरशिप की बात करूं यहाँ पर कनाडा के लिए, कनाडा की जो पार्टनरशिप्स रही हैं आज के इस मैच में 5वें विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप रही है जो बहुत क्रूशियल रही। उसके बाद 6ठे विकेट के लिए 70 रन की पार्टनरशिप रही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई। और इस कनाडा के लिए इस मैच की जो विनिंग पार्टनरशिप रही है वो थी 8वें विकेट के लिए जो उन्होंने 31 रन की पार्टनरशिप की थी और आज कनाडा मैच कितने रन से जीता? 31 रन। वो 8वें विकेट की जो पार्टनरशिप रही है वो बहुत क्रूशियल रही है। ये 3 वो क्रूशियल फैक्टर थे कनाडा के इस पूरी इनिंग में जब उन्होंने 233 बोर्ड पर यहाँ पर 238 बोर्ड पर लगा है। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप जो आए 5वें, 6ठे और 8वें विकेट के लिए जो हमने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहा है। लेकिन यार यहाँ पर जो इनिंग रही है वो रही है निखिल की जो उन्होंने 56 रन का परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया और साथ साथ में नीचे आकर रविंद्र की जिन्होंने 21 रन का इंपॉर्टेंट इनिंग खेला और ये 21 रन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए। हम क्या कहेंगे आप, ये 3 पार्टनरशिप और खास करके
बल्कि 8th विकेट की जो पार्टनरशिप कनाडा की रही है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हुई। एट द एंड तो वही निकल कर आया। नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर जबकि शुरुआत अच्छी नहीं मिली ओपनर से भी, और कुछ बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आए और टॉप ऑर्डर में आए उनसे भी इतनी अच्छी हर्ष को भी शुरुआत मिली 47 बॉल में 27, लेकिन उसे वो बड़े में कन्वर्ट नहीं कर स्टार्ट नहीं मिल पाया। वही है ना, यहाँ खुद का फॉल्ट है। जब आपको स्टार्ट नहीं मिला, आपने अच्छा खासा स्टार्ट, माफ कीजिएगा, स्टार्ट मिलने के बाद आपने अपना विकेट थ्रो किया है तो उसका फॉल्ट आप ही को जाएगा और किसी को जाएगा नहीं। लेकिन उसके बाद विजय रत्ने और निखिल ने जिस तरीके से पारी खेली, एक अगर थोड़ा सा और कोई लंबा जाता एट द एंड अगर जाते तो और बेहतर होता, लेकिन जो स्टार्टिंग थी 4 विकेट गिर गए आपके जल्दी जल्दी, उसके बाद की जो रिकवरी रही है कनाडा टीम की वो बहुत शानदार रही है। वरना लग नहीं रहा था कि टीम 238 तक पहुंच सकती है। रविंदर ने, निखिल ने, विजय रत्ने ने अच्छी पारियां खेली, लेकिन 170-180 के बीच जहां तक लग रहा था कि चलिए रुक जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा लास्ट में जो टचअप दिया यहाँ पर 21 रन मार के, वो काफी 8 विकेट के लिए पार्टनरशिप भी हुई 31 रन की, वो भी बहुत वैल्यूएबल रही। और हम नतीजा देख ही रहे हैं क्या मैच का रिजल्ट आया है। बिल्कुल बात जरूर करेंगे जर्सी के चेस के बारे में भी। तो ये हाल रहा है बैटिंग यूनिट का। अगर आप देखेंगे, अगर हम नीचे के 4 बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पर 87 रन नीचे के 4 बैट्समैन ने मिलकर बनाए हैं, और यही चीज कवर अप कर दी है कनाडा के जो टॉप ऑर्डर का फेलियर रहा है, ओपनर्स और वन डाउन जो फेल हुए हैं उसको कवर अप करने में लास्ट के 4 बैट्समैन ने योगदान दिया है, जहां पर 87 रन उन्होंने बनाए और उसमें सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, बाकी 2 तो नॉट आउट ही गए। ये कनाडा की बैटिंग का हाल रहा है। तो क्लियर रहा है कि जो 8वें विकेट की पार्टनरशिप हुई कनाडा के लिए, इसमें रविंद्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। अगर जर्सी की बॉलिंग की यहां बात करें, क्लियरली आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, जर्सी की बॉलिंग के एनालिसिस आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग रही है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक जबरदस्त शुरुआत मिलने के बाद आपको क्या लगता है कौन से वो बॉलर हैं जहां जिनसे और बेहतर आने की जरूरत थी कि कनाडा 50 ओवर नहीं खेल पाता अगर जर्सी कुछ चुनिंदा जगहों पर जहां पर उनसे गलतियां हुई है बॉलिंग में। नहीं जरूर, देखिए एक बेहतर तौर पर करेक्टिव परफॉर्मेंस तो हमें यहाँ कुछ देखने को मिला। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में भी विकेट्स मिले, मिडिल फेस में भी जो मेन दिक्कत आई है वो यही आई है, यहाँ पर सारे बॉलर्स फेल नजर आए। जी हाँ, सिर्फ 1 विकेट निकला है 11 से 40 ओवर, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही। तो ये चीज यहाँ गौर करने की है कि मिड फेस में जहां पर सिंगल्स वगैरह काफी ज्यादा टीमें जो है वो निर्भर हो जाती हैं, वहां पर अगर वहां पर टीमों को रोका जाए, प्रेशर बनाया जाए, सिर्फ बाउंड्रीज के मुताबिक अगर टीम को रोक दिया जाए कि आप बाउंड्रीज क्लियर करिए, वहीं से आपको रन मिलेंगे, यानी कि तब और ज्यादा डेंजर आप बैटिंग साइड को बना रहे हैं कि उठा के मारिए तभी आपको रन्स मिलेंगे। इस तरीके की सोच अगर आप बैटिंग टीम पर ला पाए तो एक जीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जर्सी की टीम में हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला। ये पहला मैच था, जरूर इससे लर्न करेंगे और उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। स्पिनर जो आए हैं, लेग स्पिनर हम बात कर रहे हैं बेंजामिन वार्ड की, जिन्होंने शानदार बॉलिंग कराई है, 2 विकेटें निकाली, अंडर 4 की उनकी इकोनॉमी रही है, मेडिन ओवर भी डाला और शुरुआत भी अच्छी हुई। सोमरवेयर ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई, शुरू में 2 विकेट निकाल दिए थे। बिल्कुल सही कहा। तो करेक्टिव परचार्ट जो कप्तान है टीम के, राइट आर्म मीडियम, वो भी बॉलर है, उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस किया है। बेहतर लाइन और लेंथ पर थोड़ा सा एक्स्ट्राज में कम करने की जरूरत है। यहाँ पर ये सब चीजें हैं छोटी छोटी जो टीमों को लर्न करनी है, साथ चल रहे हैं और साथ साथ में लर्न करते हुए भी चले तो बेहतर होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या है, एक्सक्यूजेस भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक और उस टीम के खिलाफ आज मैच खेल रहे थे जो आप ही के साथ चैलेंज लीग खेल रहे थे, डेफिनेटली डिफरेंट ग्रुप में थे, लेकिन आखिर आप ही के बराबर में। अगर आज की डेट में बात करें तो जर्सी और कनाडा बराबर। जी हाँ, वो कनाडा पहले कितना ओडीआई स्टेटस था नहीं था, उन्होंने पीछे क्या किया, वो सब बात की बात है। आज की डेट में वो भी एक T20 स्टेटस की टीम है और आप भी एक T20 स्टेटस की टीम है, तो क्या डेफिनेटली कनाडा के खिलाफ जो आप खेल रहे हैं तो आपके लिए एक्सक्यूज और कम हो जाते हैं कि आपसे खराब बॉलिंग क्यों हुई, आप खराब क्यों खेले, आप इस मैच को क्यों नहीं जीत पाए। चेस पे जरूर यहाँ पर चलेंगे। एंड मैं आपसे 2 बॉलर्स यहाँ पर पूछ रहा था कि जो एक आध बॉलर्स आपको लग रहे हैं इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन और बेहतर हो सकता था, वरना डेफिनेटली कनाडा 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते, इस तरह की शुरुआत जर्सी को मिली थी, वो आप जरूर बताइए। नहीं जरूर, एंथनी और अगर हम बात करें हॉकिंस, जी हाँ, हॉकिंस और इलियॉट की अगर हम बात करें, ये दोनों बॉलर्स हैं जिन्होंने प्रेशर और ज्यादा बिल्डअप नहीं किया। मोस्टली इन्होंने जो बॉल्स हैं वो मिड फेस पर आके कराई हैं। अगर आप देखेंगे, फॉलो किया होगा मैच को बेहतर तरीके से, डेथ फेस में भी ये आए, वहां पर भी इन्होंने कुछ ओवर डाले और मिड फेस में आए ज्यादातर ओवर इन्होंने वहां डाले, तो ये दिक्कत जरूर आई है। इन दोनों बॉलर से यहाँ पर ज्यादा प्रेशर नहीं दिखा, ज्यादा एक बेहतर लाइन और लेंथ पर बॉल नहीं दिखी, और हॉकिंस ने तो बहुत खराब लाइन और लेंथ से भी रखी है।
एक्स्ट्रास भी काफी उन्होंने डाले अगर हम बात करें। जी हाँ, 6 एक्स्ट्रास उनके रहे हैं। और जो उनकी स्पेल रही है हॉकिंस की बात करें, 9 ओवर में 58 रन 1 विकेट, और इलियट की बात करें 9 ओवर में 50 रन कोई विकेट नहीं। ये बॉलिंग फिगर ही आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। दोनों ने मिलकर 18 ओवर डाले हैं और 108 रन खर्च कर दिए, विकेट सिर्फ एक निकाला। यही वो दो बॉलर्स थे जिनकी वजह से जर्सी जो है इस मैच में एक वक्त जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद पिछड़ता चला गया जब वो बॉलिंग करा रहे थे। अब चेस की तरफ चलते हैं यान, सबसे पहले जर्सी का फेस बाय फेस जान लेते हैं और सारे स्टैट जो भी आपके पास है जरूर बताइए। जरूर, पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की तो 44 रन जर्सी ने बनाए 1 से 10 ओवर में, 1 विकेट का नुकसान यहां पर टीम को हुआ। वहीं पर सेकंड फेस में 11 से 40 ओवर में कमाल की रिकवरी बात जरूर करेंगे, 139 रन टीम ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान यहां पर सिर्फ टीम को हुआ है। वहीं पर आखिरी 4 विकेट, माफ कीजिएगा, जर्सी की बात कर रहे हैं, वो कनाडा की बात है। जी हाँ, 4 विकेट का नुकसान यहां पर हुआ, बात जरूर करेंगे, अच्छी रिकवरी थी। उसके बाद लास्ट फेज की बात करें तो यहां पर डिजास्टर्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बहुत ही पुअर, 5 विकेट टीम ने गंवाए, 24 रन सिर्फ टीम ने बनाए हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहां टीम का नजर आया। और वहीं पर डॉट बॉल्स की परसेंटेज भी बढ़ती चली गई, शुरुआत से थोड़ी कम थी और उसके बाद मिड फेस में, डेथ फेस में आते आते ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 157 डॉट बॉल्स टीम ने खेली, जिसमें 18 बाउंड्रीज टीम ने लगाई। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखेंगे तो फेस बाय फेस अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो कनाडा ने शुरू के 10 ओवरों में 56 रन बनाए थे और 4 विकेट उन्होंने खोए थे। यहाँ पर जर्सी ने 44 रन बनाए और 1 विकेट खोए। डेफिनेटली कनाडा के रन ज्यादा है, लेकिन 3 विकेट्स ओडीआई में 3 विकेट्स आपके पास है, तो यहाँ पर जर्सी को आप दे सकते हैं, चलिए जर्सी बिल्कुल सही जा रहा था। सेकंड फेस में कनाडा ने 128 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट खोया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस रहा मिड फेस। वहीं पर जर्सी ने 134 रन 139 रन जरूर बनाए, लेकिन 4 विकेट खो दिए और इन 4 विकेटों में ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने कम से कम 80% रन जर्सी के इन 207 में से बनाए हैं। तो कहानी आपको क्लियर समझ में आ रही है और बाकी बचा कुचा काम लास्ट फेज में 5 विकेट गिरे और 24 रन सिर्फ टीम बना पाई। ये बात हो गई कंपैरिजन की, जहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि कनाडा ने मिड फेस में कहीं ना कहीं मैच जो है वो जर्सी से छीन लिया, बैटिंग करते हुए भी और इधर बॉलिंग करते हुए भी। अब हम चलते हैं बैटिंग कंट्रीब्यूशन की तरफ। यहां पर अगर हम देखें जबरदस्त शुरुआत यहां पर हुई है, बेहतरीन शुरुआत हुई है। एक वक्त पर बात करें 117 रन पर 1 विकेट था जर्सी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्लॉलेस जाएगी ये टीम और बहुत ही आसान सा चेज ये होता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज आपको बता दें कि जब चैलेंज लीग कंप्लीट हुआ था तो एक की विनर थी जर्सी और एक की विनर थी कनाडा, तो तब हमारे मन में एक ख्याल जरूर आया था, क्या यार काश इन दोनों के बीच में भी एक मैच होता तो पता चलता कि आखिर पूरे चैलेंज लीग का विनर कौन है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि चैलेंज लीग का विनर कौन है तो आप ये नहीं कह सकते कि जर्सी कनाडा दोनों है, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप्स में थे। एक चैलेंज लीग का विनर कौन है, आज उन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला था, जहां पर कनाडा ने साबित कर दिया कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं जर्सी से बेहतर टीम यहां पर निकल कर आई है। यहाँ पर चेस की बात करते हैं, हैरिसन ने 18 रन बनाए। उसके बाद बात करें निक ग्रीनवुड, जो जैसे उनसे उम्मीद थी वो सब पूरी तरह से खड़े उतरे, 59 रन उन्होंने बनाए। वही बात करें जॉस लॉरेंसन, 66 रन उन्होंने बनाए। ये दोनों जर्सी के लिए सबसे पहले और दूसरे हाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर भी बन गए, लेकिन 117 रन 1 विकेट था। उसके बाद जो है ये कोलैप्स हुआ है, एक के बाद एक लगातार जो विकेट्स गिरे हैं। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या कमी रह गई, क्या पिच पे कुछ वक्त बिताने में जो है आनाकानी कर रहे थे प्लेयर्स, क्या लगता है आपको, क्या सबसे बड़ा रीजन रहा है? जरूर ऐसा ट्राइब और जॉन्टी जेनर, इन दोनों ने जो अगर थोड़ा सा और यहाँ कंट्रीब्यूशन मिलता 40-45 रन का, एक इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा ट्राइब से और जॉन्टी जेनर से, तो यहाँ पर बहुत बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते। जो एक या ये होता, हाँ आप चेस कर रहे हैं तो ऊपर की जो बल्लेबाज हैं जैसे कि आप लॉरेंसन को देखें, ग्रीनवुड को देखें, तो यहाँ पर काफी ज्यादा अगर वो वक्त बिता पाते, थोड़ा लंबा जाते, क्योंकि आने वाले बैट्समैन इतने चले नहीं हैं, तो अगर वो अपने ऊपर और ज्यादा अगर खेलते, क्योंकि काफी तो खेल चुके थे, आप उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। लॉरेंसन की तो 101 बॉल हो चुकी है। बिल्कुल, ये पहला ओडीआई है, हम इतना हार्श यहाँ पर नहीं हो सकते टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पे, लेकिन आप चेस कर रहे हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, आईसीसी का इवेंट है, आपको ओडीआई स्टेटस चाहिए तो पूरा सब कुछ निकाल के दे देना है। और यार फिर से हमने अभी ये बोला कि कनाडा के खिलाफ एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बिल्कुल कनाडा भी चैलेंज लीग की टीम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक जरूर होना चाहिए कि ऐसा ट्राइब या जॉन्टी जेनर में से भी अगर दोनों में से कुछ कोई कंट्रीब्यूशन देता, कोई एक देता तो बड़ा देता, या फिर दोनों को ही देना चाहिए था, 40-45 रन का तो और बेहतर होता, तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ अलग दे। बिल्कुल, पार्टनरशिप की बात करें तो पहले विकेट के लिए 36 रन की पार्टनरशिप हुई यहाँ पर जर्सी के लिए, जो उनकी मेजर पार्टनरशिप रही है। सेकंड विकेट
विकेट के लिए 79 रन की पार्टनरशिप हुई है और चौथे विकेट के लिए 38 रन की पार्टनरशिप हुई है। अब आप सोचिए, जो टीम ऑल आउट हुई है उनकी चौथे विकेट के बाद कोई 30 रन की पार्टनरशिप भी नहीं है, तो आप सोचिए कि कहानी किस तरह से चेंज हुई। यानी प्लेयर्स ने पिच पर वक्त बिताना तो दूर की बात, रन्स भी निकालने कहीं ना कहीं गंवारा नहीं समझा और एक के बाद एक पूरी की पूरी टीम जो है बिखरती हुई चली गई। देखिए, आप अगर किसी ऊपर के बैट्समैन ने आपके लिए बेस तैयार कर दे दिया है और वो चले गए हैं, तो उस बेस पे भी अगर काम अच्छी तरह से आ रहा है, जो आने वाले बैट्समैन अगर नहीं करेंगे ना, तो फिर हालात जो है वो यही होंगे। रिजल्ट आपके सामने यही निकल कर आया। तो जो बेस का इस्तेमाल बहुत खराब तरीके से आने वाले बैट्समैन करे, उसका एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आज जर्सी टीम ने वो दिखाया है। और आशा ट्रैप और जॉन्टी जेनर डेफिनेटली बहुत बड़े रीजन रहे हैं कि आज जर्सी इस स्कोर को चेज नहीं कर पाया, क्योंकि उनका डाउन आप देखिए, जिस डाउन पर वहां बैटिंग करने के लिए आए, सेकंड डाउन और थर्ड डाउन, वो भी उसके बाद जब एक बहुत ही बेस स्ट्रांग, बाकी जो ऊपर के टॉप 3 है उन्होंने लगभग 120 रन आपके लिए ऑलरेडी बना दिए हैं, जो कि 238 का मामूली सा चेज आपके सामने लगा था, वो भी तेज तर्रार नेट रन रेट से। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर रहा है। और अगर आप एन इनिंग्स को भी आप देखेंगे तो हमने जैसे देखा, निखिल जो थे कनाडा के लिए, उन्होंने मेरे ख्याल से छठे या पांचवें डाउन आकर हाफ सेंचुरी लगाई है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, जी हाँ, छठे या पांचवें डाउन आकर निखिल ने हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, 1 डाउन 66 पे आउट हुए लॉरेंसन, उसके बाद आपको स्कोर कार्ड बताएं, आशा ट्राइब 4, जॉन्टी जेनर 20, बेंजामिन 6, जूलियस 13, एंथनी 7, जैक 4, चार्ल्स परचार्ड कैप्टन 1 रन और इलियॉट माइल्स 1 रन। और आप सोचिए, ये स्कोर कार्ड किसी का 25 का भी स्कोर कार्ड यहाँ पर नहीं है। बॉल्स की बात करें तो अगर कोई पिच पे, जैसे हमने पहले ही कहा, पिच पे अगर आपको ठहरना भी होता, अगर आप कोशिश करते कि हम पूरा मैच लेके जाए, रन्स करें, वो भी यहाँ पे टीम करती हुई नजर नहीं आई। किसी ने 2 बॉल, 4 बॉल, 11 बॉल, 15 बॉल, 14 बॉल, 15 बॉल, 23 बॉल और 12 बॉल, ये हाल था जैसे ही इनका टॉप ऑर्डर जर्सी का आउट होकर चला गया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जर्सी के लिए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर चले, क्लियरली यहाँ पर कहना होगा, बॉलिंग में कनाडा ने किस तरह से वापसी करी है, जरूर बताइए। नहीं, जरूर बेहतरीन आज बॉलिंग देखने को मिली हमें। अगर हम बात करें, पूरी टीम ने, पूरी बॉलिंग यूनिट ने एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। जेरेमी गॉर्डन, साद बिन जफर, इन दोनों सबसे स्ट्राइक बॉलर रहे हैं अगर हम देखेंगे, और हर वक्त पे विकेट्स आते गए हैं। जब पार्टनरशिप वहाँ पर एक जमी, तो भी उस पार्टनरशिप को तोड़ा आकर, उसके बाद मैच में किसी को जमने का मौका ही नहीं दिया। काफ़ी बेहतर बॉडी के क्लोज काफ़ी ज़्यादा बॉलें रखी है और एक सटीक लाइन और लेंथ फील्डिंग के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई, ये बेहतर है। और सामने जर्सी ने भी थोड़ा सा एक स्लॉपी क्रिकेट जरूर खेला, उसके बाद एक पार्टनरशिप बेहतर मिलने के बाद ऐसा क्रिकेट बाकी प्लेयर्स की तरफ से ये थोड़ा अजीब लगा कि जिस तरीके से वो विकेट अपना थ्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉल पर थोड़ा लेट आ रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि एक कैलकुलेटिव माइंड बैठाने की ज़रूरत है कि कब आना है बॉल पर और कब नहीं आना है, कब थोड़ा सा लेट आना है, कब जल्दी आना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। बिल्कुल जल्द से जरूरत है, क्योंकि इसी में आपको करना है जो कुछ करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहा है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ऐसा भी नहीं है कि उसी पिच पर 117 रन को बैटिंग करने के बाद कनाडा की जो बॉलिंग है वो एकदम से आग उगलने लगी। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जर्सी के जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मौके कनाडा को दे दिए, परोस दिए कि आप हमारा इस तरह से विकेट ले सकते हैं, हमें बॉल डाली, उन्होंने वो बॉल डाली और आपने विकेट दे दी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा है। डेफिनेटली लाइन कुछ बेहतर जरूरी है, लेकिन वही है, आपसे पहले ही कहा है कि ओडीआई क्रिकेट में ये नहीं है कि अगर किसी कोई 100 रन तक किसी का विकेट नहीं गिरा है तो ऐसा नहीं कि मैच खत्म हो गया, यही मैच पैक करके टीवी वगैरह बंद कर दीजिए या फिर सारा मैच कंप्लीट हो गया छोड़ दीजिए। नहीं, 50 ओवर का क्रिकेट है, कभी भी चेंज हो सकता है। आप पीएनजी के आज का मैच उठाकर देख लीजिए, 146 पे जाकर पहला विकेट गिरा और उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ कि मैच कहां से कहां तक जाकर पहुंच गया कि एक एक रन के लिए लाले पड़ गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जर्सी ने बहुत बड़ी गलती करी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की इतनी अच्छी ओपनिंग स्टैंड, इतना अच्छा टॉप ऑर्डर का स्टैंड मिलने के बावजूद भी वो पूरी तरह से इस पे खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन डेफिनेटली डिसअपॉइंट जरूर किया जर्सी के पापा की पूरी बैटिंग यूनिट ने और कुछ बॉलिंग यूनिट ने भी, जहां पर देखना होगा कि उन्हें वो किस तरह से वापसी करते हैं, क्योंकि कनाडा के बाद अब उनका सामना उन टीमों से होना है जो रेगुलर काफी ज्यादा ओडीआई मैचेस खेलते हैं, उनसे काफी बेहतर टीम्स हैं, उनके खिलाफ इतना आसान होगा नहीं। जब आप कनाडा के खिलाफ अपनी कमजोरी जाहिर कर दी आपने, तो ऐसा नहीं है कि बाकी 4 टीमें आंखें मूंद कर बैठी रहेंगी और वो चीजें देखेगी नहीं। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बने जरूर रहिए डेलगेट चैनल के साथ। एनालिसिस फिलहाल इतना ही, वीडियो को प्लीज एफर्ट के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। यूएई पीएनजी में क्या हुआ वो सारी अपडेट्स आपको कम्युनिटी के थ्रू जरूर मिलेगी, कोई मैच आपसे मिस होगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।